देखिए मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी खिताब में कहा, जब उन्होंने यौम तकबीर पे जब वो इलेक्शन था पार्टी प्रेसिडेंट का, तो उन्होंने कहा कि मैं जब कुर्बानियों की बात आती, शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम लिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने तो किसी को कभी जमात से अलहदा नहीं किया या जमात छोड़ने का नहीं कहा। तो मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। वन बेल्ट वन रोड जो अभी प्रोजेक्ट है, क्या समझते हैं कि ग्वादर पोर्ट को फाल करने में ये दौरा कोई संगीन साबित होगा? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो यही है कि पाकिस्तान कब ग्वादर पोर्ट को उस तरह फाल करेगा जिस तरह एक उसका प्लान किया गया था। क्या इस दौरे के अंदर ये हाईलाइट्स में ये होगा और प्रेसिडेंट शी से किस दिन मुलाकात है? बहुत शुक्रिया। देखिए बड़ा अहम सवाल है, और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो इस खित्ते में गेम चेंजर समझा जाता है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा उस हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में सरमायाकारी आई है, उस हवाले से पाकिस्तान ने अपने रोड नेटवर्क को एक्सपैंड किया है। आप गवादर पोर्ट को देख लें कि गवादर पोर्ट के हवाले से पाकिस्तान का एक स्ट्रेटिजिक लोकेशन है, एक वार्म वाटर पोर्ट है, दुनिया का एक अहम तरीन पोर्ट है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इस पे वन बेल्ट वन रोड के हवाले से भी बात होगी, और प्रेसिडेंट शी से 6 तारीख को मुलाकात होगी बीजिंग के अंदर। तो वो मुलाकात भी बड़ी अहमियत की हामिल है, और उस मुलाकात में मैं समझता हूँ स्ट्रेटिजिक लेवल पे बहुत सी डिस्कशन होगी, और पाकिस्तान कमिटेड है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के साथ। और वज़ीर आज़म का चीनी मीडिया के साथ भी एक इंटरेक्शन वहाँ भी रखा गया है, कि उनका जाने से पहले भी हो रहा है, उसको भी ऑन एयर भी किया जाएगा, पब्लिश भी किया जाएगा। तो वो चीनी मीडिया से भी वहाँ पे इंटरेक्शन करेंगे और वन बेल्ट वन रोड के हवाले से भी बताएंगे। और देखिए जो चीनी सिक्योरिटी है वो भी बहुत अहम जो है वो अहमियत की हामिल है। हम ये समझते हैं कि चीनी बाशिंदे हों, चीनी कंपनियां हों, उनकी सिक्योरिटी को लाजिम जो है वो हम यहाँ पे उसको उस पर काम भी किया जा रहा है, और उस हवाले से भरपूर इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये श्योरिटी देती है कि हम चीनी सिक्योरिटी पे भरपूर तवज्जो देंगे, और हर चीनी बाशिंदे की सिक्योरिटी को पाकिस्तान में इंश्योर किया जाए। अगर देखा जाए तो बिजली का यूनिट फिर 3 रुपए 3.5 रुपए बढ़ गया है। गैस की कीमतें जो है ना वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। पासपोर्ट की फीस देखें आप, वो भी 300 गुना जो है वो बढ़ चुकी है। तो गरीब आदमी कहाँ जाए? अगर तो खाने पीने की चीजें वो आज कम हुई है, 100 रुपए की है, तो कल 200 रुपए की दोबारा हो जाएगी, वो वेरिएबल है। लेकिन जो आपके हाथ में जो हुकूमत के पास चीजें वो अभी भी महंगी है, जिनमें खासतौर पर बिजली, गैस, पानी के बिल, और इसके साथ जो है वो बाकी जो हुकूमत ने जो फीसें बढ़ाई हैं उसके बाद। देखिए एक तो मैंने कहा ना, मुस्बत खबरों को मुस्बत लिया करें। ये नहीं होता कि जी आज बढ़ गई तो आज कम हुई तो कल बढ़ जाएगी। देखिए ये पूरा एक सिस्टम है। क्या होता है, रुपया मुस्तहकम हुआ, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ी, उसका डायरेक्ट महंगाई से ताल्लुक है, महंगाई कम हुई, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ी, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई। ये वन ऑफ इवेंट नहीं होता कि जी किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ, जकड़ के रखा हुआ महंगाई को और एकदम छोड़ दिया फिर पकड़ लिया। ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं कि जब रुपए की कदर मुस्तहकम होती है, जब स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स ऊपर जाते हैं, जब आपके मुल्क में इस्तेहकाम आता है मौशी तौर पे, जब आपका तजारती खसारा कम होता है, जब आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क में बढ़ती है, ये तमाम चीज़ें जब होती हैं तो उसका महंगाई पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, महंगाई कम हो जाती है। अब कल ही आपने देखा कि वज़ीर तवानाई ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि जून की सहमाही एडजस्टमेंट जो की गई है 4.65 रुपये की, जुलाई और अगस्त के बिलों में वो कम हुई है 93 पैसे से, जो कि अब हो जाएगी 3.72 पैसे। तो देखिए जो सहमाही एडजस्टमेंट भी की जा रही है उसमें भी अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसी कोई बात है कि जी आज जो है वो कम हुई तो कल बढ़ जाएगी। ये एक सिस्टम है पूरा, हर चीज़ दूसरे से मुताबिकत रखती है। और ना सिर्फ ये बल्कि आप पेट्रोल की कीमत देख लें, आलमी मंडी में कमी बिल्कुल वाक़ हुई है, मगर लोकली भी इन्फ्लेशन कम हुई है। 25 रुपये पिछले एक माह में पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ हुई। तो मैं समझता हूँ कि मुस्बत खबरों को मुस्बत रखना चाहिए और अच्छी खबरों को अच्छे तरीके से लेना चाहिए। इस पे
وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے, اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی گئی کہ یو اے نے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کروائی گئی, جبکہ یو اے کی جانب سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل کی جانب سے. تو یہ کیا طریقہ کار ہوگا, 10 ارب ڈالر کب آ رہے ہیں, اس کے لیے دیکھیے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا, ایسے ملکوں میں پتہ نہیں آپ کا کتنا تجربہ ہے, گلف میں تو 9 سال رہا ہوں یو اے میں, میرا بچپن سارا وہاں پہ گزرا ہے, میری ہائی اسکولنگ دبئی کی ہے, تو میں نے تو یہ ملک بنتے دیکھا ہے, 9 سے 10 سال میں نے وہاں پہ گزارے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط اس لیے ہے کہ ان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے, میں نے جو پریس ریلیز جاری کی بطور وزیر اطلاعات, میں نے کہا کہ یقین دہانی. اچھا, اب جو سرکاری خبر رساں ایجنسی متحدہ عرب امارات کی ہے, انہوں نے کہا یو اے ای ایلوکیٹس 10 بلین, انہوں نے مختص کا لفظ استعمال کیا. تو ان کی خبر رساں ایجنسی مختص کہہ رہی ہے, میں یقین دہانی کہہ رہا ہوں, آپ ان دونوں باتوں کو نہیں مان رہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. بٹ صاحب, قذافی بٹ صاحب سینئر آدمی, بڑی دیر سے لحاظ کریں آپ لوگوں کا. دیکھیے, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے درمیان تناؤ کو کم کرنا چاہیے, اور یہ ہمارے سیاسی استحکام کے لیے بھی ضروری ہے, اور ملک میں ایک سازگار ماحول ہر حوالے سے ہونا چاہیے. تو اس میں پچھلے دنوں اعظم نذیر تارڑ صاحب لاء منسٹر پیش ہوئے تھے محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں, اور انہوں نے اوپن کورٹ کے اندر اس تناؤ کو کم کرنے کے حوالے سے بھی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لاء منسٹر, اٹارنی جنرل اپنا کردار ادا کریں گے جس حد تک کر سکے کہ اس تناؤ کو ہر حوالے سے کم کیا جائے. اور پی ٹی آئی کی طرف سے اس پہ سیاست بھی کی گئی ہے, بیانات بھی دیے گئے ہیں. حکومت نے نہ کوئی بیان دیا ہے, اور اس تناؤ کو بڑھانے میں حکومت کا کوئی ایسا کردار نظر نہیں آیا, اور نہ نظر آئے گا آپ کو. ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ایک اچھے اور مثبت طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کریں, اور اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں. اس پہ کسی کو کوئی نہ اعتراض ہے, نہ اس پہ کوئی حرج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تناؤ کم ہوگا. جہاں تک 9 مئی کا سوال ہے, دیکھیے جو مہذب معاشرے ہیں دنیا کے, جہاں کے عدل و انصاف کی مثالیں دی جاتی ہیں, لنڈن رائٹس ہوتے ہیں تو 2-3 ہفتوں کے اندر ملزمان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. کیپٹل ہل کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اسپیکر کی کرسی پر پیر رکھ کے بیٹھنے والے شخص کو 14 سال قید کی سزا دی جاتی ہے, اور چند ماہ کے اندر ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے. صرف یہاں پر ایسا ہے کہ سال سے اوپر ہو گیا ہے, 9 مئی کے کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہے. تو جن جن عدالتوں میں یہ مقدمات زیر التوا ہیں, عدالتوں کو چاہیے کہ عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کا کچھ نہ کچھ فیصلہ کریں. ایویڈنسز موجود ہیں, جیو فینسنگ ہوئی ہے, ویڈیو فوٹیج موجود ہے, کون کہاں تھا, کیا کیا, کتنے گھنٹے موجود رہا, کس کس لوکیشن پہ توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے, ریلیف نظر آ رہا ہے. سائفر کا کیس ارریفیوٹیبل ایویڈنس خود لہرایا کہ یہ سائفر ہے میرے ہاتھ میں, پوری دنیا گواہ ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, ابھی سارے چینل میوٹ کر دیں گے مجھے. وہ پرابلم یہ ہے کہ 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں کون مانگ رہا تھا, کیوں مانگ رہا تھا, فائلوں کو پہیے لگانے کے لیے. اور جب یہ 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگی گئی تھیں تو پھر القادر کی زمین کس نے لی, کیوں لی, بنی گالا کے اندر کئی سو کنال زمین فرا گوگی نے کیوں ملک ریاض صاحب سے لی. اور ملک صاحب کہتے ہیں جی میرے پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ دباؤ ڈال رہے ہیں. آپ ایک کیس میں دیکھیں بٹ صاحب, اگر میرے پہ آج کیس ہو جائے اور میں شامل تفتیش ہی نہ ہوں تحقیقاتی ادارے کے پاس, میں ایک دن عدالت نہ جاؤں, اور میں ملک سے باہر بیٹھا ہوں اور اپنے تمام لوگوں کو کہوں کسی نے پیش نہیں ہونا, اور اس کے بعد میں کہوں میرے پہ ایک پریشر ہے, ایک دباؤ ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ بنوں, میں تو عدالتی پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہوں, میں تو تحقیقاتی ادارے کے پاس پیش ہی نہیں ہوا, تو پھر میرے پہ پریشر کس نے ڈالا ہے کہ آپ وعدہ معاف گواہ بنے. وعدہ معاف گواہ تو وہ بنتا ہے جو گواہ بنا ہو, جو گواہ ہی نہیں بنا تو اس نے وعدہ معاف کیا بننا ہے. جی معاہدہ ہے اس پہ کہاں تک پہنچ چکا ہے جو آپ کا نیٹ لیول پہ جانا
उस पर जरा कौन को आना चाहिए। इसमें ये भी शामिल कर लीजिएगा, आपने बात की कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सियासत की बात नहीं करते। आपकी जो टैक्स कलेक्शन है उसमें 2-3% जो है वो आपका सैलरी का आपका टैक्स देता है, जबकि आपका जो बिजनेसमैन है वो ना टैक्स देता है ना कारोबार करता है। ही प्रेफर टू डू सट्टा, ठीक है, सट्टे से पैसे कमाता है, निकल जाता है। आपने उनकी टैक्स कलेक्शन के लिए क्या इक़दाम किए या फिर बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहली बात तो ये है कि एक तो IMF एक मुस्बत प्रेस रिलीज देके गया था, और मैं इस मामले पे ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि ये बड़े हसास मामलात हैं। उन्होंने एक अच्छे पैराए में बात करके वो गए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। देखिए दूसरी बात ये है कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि जी कारोबारी तबका टैक्स नहीं देता। अच्छे एक्सपोर्टर्स, अच्छे टैक्स पेयर्स मुल्क में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक सेरेमनी की पिछले दिनों, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स को उन्होंने अवार्ड किया। वो बात आपकी दुरुस्त है कि कई अवार्ड एक ही बंदे ने 3-3 अवार्ड भी लिए क्योंकि हाईएस्ट टैक्स उन्होंने दिया हुआ था। बिल्कुल नॉन फाइलर्स की, ब्लैक इकोनॉमी की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। बहुत सारी तिजारत ऐसी है जो ऑफ द बुक्स होती है, आपके सामने है। आपको मैं इलाके लाहौर के बता दूंगा जहाँ पे ये इस वक्त फोकस ये है कि फाइलर्स की तादाद में इजाफा किया जाए। देखिए मुल्क में पहली दफ़ा हुआ है कि टैक्स ना देने वाले कारोबारी हजरात की सिम्स ब्लॉक हुई है। बड़ा शोर था, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज, ये जितनी आपके टेलकोज हमारे पास आए कि जी ये काम ना करें, ये तारीख में कभी नहीं हुआ, आप सिम बंद करने जा रहे हैं, ये ज्यादती है। सिम बंद की ना, सिम बंद करने से क्या हुआ कि लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया। तो ये जहां पे अच्छे टैक्स पेयर्स हैं सर आंखों पर, उनका भरपूर ख्याल किया जाएगा, उनको हर हवाले से फैसिलिटेट अकोमोडेट किया जाएगा। उन कारोबारी ज़रात को जो टैक्स नहीं देते उनके लिए इकदाम किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। एक वक्त आएगा अगले साल सवा साल के अंदर आप देखेंगे कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो जाएगी, ये मशीनें ये काम करेंगी, और इसके लिए टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। और ये जो कंपनी इंगेज की गई है, मैकेंजी कॉरपोरेशन को इंगेज किया गया FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए। मैकेंजी दुनिया की टॉप कंसल्टेंट फर्म है और उससे बेहतर कंसल्टेंसी फर्म दुनिया में बहुत कम है जो ये काम करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि संजीदगी है इस चीज़ पे, और हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क के सिस्टम को ठीक करके दम लेंगे, और इस पे पूरी तवज्जो मरकूज़ है और बड़ी संजीदगी से 24 घंटों में 18 घंटे काम हो रहा है। तो इतना काम मैंने पहले होते नहीं देखा। लास्ट क्वेश्चन जी। नहीं, उस पर अभी हतमी फैसला नहीं आया। आज उस पर जब हतमी कोई बात होगी आपसे शेयर कर लेंगे। हम पुरुमीद हैं कि वो मामला इंशाअल्लाह ताला हल होगा। देखिए सिक्योरिटी पे मैंने बात की, चीन बिल्कुल कतन उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। बिशाम का जो वाक़या हुआ था उसकी भरपूर तहकीकात हुई है और वो चाइनीज़ हुकाम से शेयर कर ली गई है। कल भी लाहौर में एक चीनी कंपनी आई थी, मेरे इल्म में है, उनको सिक्योरिटी के हवाले से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। उनकी कोशिश होती है हम बाहर जाएं, तो सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं, भरपूर सिक्योरिटी का ख्याल किया जाता है। मैं नहीं समझता कि कोई उनको ख़तरात या ऐसे मामलात हैं। चीनी सिक्योरिटी पे वज़ीर आज़म ने 4 मीटिंग्स ली हैं और आर्मी चीफ उन मीटिंग में शरीक हुए। टॉप सिक्योरिटी पैराफिलियन मीटिंग में मौजूद था, और जितनी तवज्जो पिछले 1 माह में चीनी सिक्योरिटी को दी है इकॉनमी के बाद, मैं समझता हूँ दूसरा सेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो मिली है। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमने तमाम उनके खदशात दूर किए, एंड द चाइनीज एम्बेसडर इज़ वेल ब्रीफ्ड ऑन दीज मैटर्स। तो इंशाल्लाह सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PTI वालों ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, हम ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कल एक तारीखी दौरे पर चीन जा रहे हैं। हुकूमत ने पहले दिन से ही मईशत को मजबूत करने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि महंगाई की शरह में अब वाज़ेह तौर पर कमी आ गई है।